नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त अखिलेश यादव की बिजनौर में चुनावी सभा। कहा कि पहले चरण में भाजपा की दिल्ली की सुरक्षा उन्हें मिलती है जो बीजेपी में मिल जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण में उत्तर प्रदेश में ही नहीं होगी भाजपा की बोहनी। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा ने उनके गठबंधन के साथियों को डराकर और लालच देकर अपने साथ मिला लिया। कहा कि राज्यसभा के चुनाव में भी उनके विधायकों को अपने साथ मिला लिया, अब उन्हें दिल्ली से सिक्योरिटी दी जा रही है। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद। अब मैं पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात रखें। कुछ ही देर में आदरणीय मानी जी का हेलीकॉप्टर आप लोगों के बीच में आने वाला है और आप सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अब आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। श्यामलाल बच्ची सैनी साहब। धन्यवाद जिला अध्यक्ष जी। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक कादिर राणा जी, राम अवतार सैनी जी, दीपक सैनी जी, अतुल प्रधान जी, राजकुमार जी, प्रभु दयाल बाल्मीकि जी, विनोद सिसोदिया जी, नरेंद्र सैनी जी, दीप्ति पाल जी, दर्शन पाल जी और सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानित मंच, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं यहां पर आए हुए सभी व्यक्तियों का, क्योंकि इतनी गर्मी में और काम के समय में अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज आपके बीच में यहां पर आया। ये समूह एक सभी समाज के लोग यहां पर उपस्थित हैं। आप लोगों ने जो आकर अपना अनमोल समय समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे, कांग्रेस झंडे के नीचे और आम आदमी पार्टी के झंडे के नीचे आकर दिया, आप सब बधाई के पात्र हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दीपक सैनी जी, जो राम अवतार सैनी जी विधायक जी के बेटे हैं, जो आपके बीच में गांव गांव में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरह उन्हें हाथों में लिया और अपने संसाधनों से प्रचार प्रसार किया, आप सब बधाई के पात्र हैं। लगता है समय कम है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, गांधीवादी भी हराना चाहते हैं, अम्बेडकरवादी भी हराना चाहते हैं, चरण सिंह वादी भी हराना चाहते हैं, ओबीसी भी हराना चाहती है, पिछड़े और दलित भी हराना चाहते हैं, छोटे और मझोले व्यापारी भी वर्तमान की विपक्षी सरकार को भी हराना चाहते हैं। ये सरकार इतनी झूठी सरकार है, शायद मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि घाट घाट पर बदले कपड़े, कोस कोस पर बदले वाणी, जो पूरे प्रदेश में फेंके लंबी लंबी, बताओ वह कौन है प्राणी। मैं तो आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि हजारों सैकड़ों साल पहले यदि हुकूमत मिलती थी वो तीर और तलवारों के बल पर मिलती थी। यदि आज हुकूमत मिलती है तो आपकी वोट और सपोर्ट से मिलती है। आपकी वोट से पीएम बनता है, आपकी वोट से सीएम बनता है, आपकी वोट से ही सांसद बनता है। वर्तमान की सरकार क्या कर रही है? चुने चुनाए बिक जाते हैं 25 और 50 के खोखे में और चुनने वाले हम तुम लोग रह जाते हैं 5 किलो के धोखे में। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहने आया हूं कि आप वोट को कहीं गलत जगह मत इस्तेमाल करना। यदि गलत आदमी आपके बीच में राजनीति में आएंगे तो दुर्भाग्य होगा हमारी नस्लों का और फसलों का। इसलिए आप लोग ये जानो कि हमें यहां वोट दिए से क्या नुकसान है और समाजवादी को दिए से क्या फायदा है। जिस कौम का कोई खबर नहीं होता उस कौम का कभी भला नहीं होता। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी
पिछड़े जब समाज से हैं और किसान समाज से हैं। इसलिए हम लोग आप लोगों से कह देना चाहते हैं कि पिछड़ा ही पिछड़े की मदद कर सकता है, एक अमीर और एक गरीब की मदद नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग ये देखो कि हमारे बीच में अति पिछड़े समाज का प्रत्याशी दीपक सैनी आया है। यदि आप अति पिछड़ा इस बार खड़ा नहीं हुआ तो एक गलत संदेश जाएगा कि अति पिछड़े को टिकट दिया था लेकिन उसे अति पिछड़े समाज ने वोट नहीं दी थी। यदि आप लोग वोट देंगे तो परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि 41.7% यहां पर मुस्लिम है, 2 लाख के करीब सैनी और यादव है, 9.25 लाख पर दीपक सैनी लड़ रहा है, 17,30,000 वोट इस लोकसभा में है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो समीकरण दीपक सैनी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में है वो किसी के पक्ष में नहीं है। आप लोगों से एक और अपील करना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में हो सकता है दीपक सैनी न गया हो, लेकिन अपने आप को ही दीपक सैनी समझे, राम अवतार सैनी समझे, कादिर राणा समझे, राजकुमार जी को समझे, लियाकत समझे, मिराजुद्दीन समझे, जिला अध्यक्ष समझे। आप लोग जो भी गिले शिकवे हैं वो फिर 19 तारीख के बाद कर लेना। ए अल्लाह वालो, ए राम वालो, ए अल्लाह वालो, ए राम वालो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, टूटे हैं जो घर नफरत से पहले उन्हें तो बना लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। अब मैं तेजियान साहब से गुजारिश करूंगा, मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूं, साहब का हेलीकॉप्टर 2-3 मिनट में लैंड हो जाएगा। जब साहब आ जाएंगे मैं तब उस टाइम किसी को बुलवा नहीं पाऊंगा। आप 2-2 मिनट में अपनी बात रख लीजिए इतने। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी और तमाम उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश में समय समय पर हमारी मुक्ति, हमारी आजादी का आंदोलन चलाया, उन सबको मैं खिराजे अकीदत पेश करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे सम्मानित जिला अध्यक्ष जिया चौधरी साहब, इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे सम्मानित कादिर राणा जी और नूरपुर के बेहद सालीन और एक ईमानदार और कैडराइज्ड कार्यकर्ता के रूप में हम उनको बसपा के जमाने से जानते हैं, जब वो बसपा के भी जिला अध्यक्ष होते थे, सम्मानित विधायक राम अवतार सैनी जी, दूसरे बहुत ही सम्मानित और पार्टी के बहुत जिम्मेदार विधायक अतुल प्रधान जी, हमारे सहारनपुर की देहात सीट जहां से कभी मायावती जी विधायक बनती थी, लेकिन अपने व्यवहार और कार्य से आप पहली बार में ही सहारनपुर के लोगों का दिल जीत करके विधायक बने, सम्मानित आशु मलिक साहब, इस कार्यक्रम में सम्मानित राजकुमार यादव जी, श्यामलाल सैनी जी, डॉक्टर लाखन सिंह पाल जी और पुरकाजी के चेयरमैन नसीम मियां साहब और माफी के साथ के सम्मानित साथियों, में बहुत खास बातें आपके साथ करना चाहता हूं और जितने लोग मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण, नाम नहीं बोल पा रहा हूं, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, साथियों, भारत में पहला चुनाव 1952 में हुआ, पहला चुनाव 1952 में हुआ। अंग्रेज 1947 में भारत छोड़ करके गए और 47 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन तक भारत का संविधान लिखा गया। और ये भारत का संविधान 4-5 लोगों की मेहनत का परिणाम था, जिसमें जाट बिरादरी के सर छोटू राम थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, बैरिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मौलाना शौकत अली थे, जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों को तो जाना होगा लेकिन हम कोई भी बात जबानी मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत की जनता का असली आंदोलन हमारे हाथ में है। इस देश में रहने वाले हर आदमी के हिस्से लिखे जाएंगे और वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ये तैयार होगा, हम जबानी कोई बात नहीं मानेंगे। और ये संविधान लिख करके तैयार हुआ। पूरी दुनिया के कानून पढ़ लेना, ये भारत का संविधान अगर जनता को पूरी दुनिया में अधिकार देने का कोई संविधान काम करता है तो उसका नाम भारत का संविधान है। जिस देश में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, आज महिलाएं भी कलेक्टर बन रही है। जिस देश में जाति के आधार पर केवल चंद लोगों को अधिकार था, आज वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक जिसका भी बच्चा पढ़ता है वो कलेक्टर बन जाता है। जिसका भी जो चाहे अपनी मर्जी का कारोबार कर सकता है। संविधान की धारा 19 हमको हर तरीके से आजादी देती है। हम
अपनी मर्जी से जो चाहे धर्म अपना सकते हैं, जहां चाहे बस सकते हैं, संगठन बना करके भाषण कर सकते हैं, अपने लोगों को और देश को जगाने का काम कर सकते हैं। और इतने बड़े बड़े नेता 398 की संविधान सभा और उसमें डीएससी धारक संविधान लिखने वाला हो, 74 साल की आजादी में भी, भारत तो छोड़ दो दुनिया में भी इतना बड़ा विद्वान नहीं हुआ, उसके संविधान में 8वीं फेल लोग कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये संविधान को हटाने की बात नहीं हो रही है, ये आपके कपड़े उतारने की तैयारी चल रही है, ये आपके घर और मकानों से एनआरसी और सीए का कानून भारत में लागू करके आपको आपके घरों से बाहर करने की तैयारी चल रही है। ये संविधान का मामला नहीं है, ये हिस्सेदारी का मामला है। भारत का संविधान इस देश की 4000 जातियों को धारा 340 में ओबीसी के नाम पर उनके डीएम एसएसपी दरोगा से लेकर सिपाही तक सुनिश्चित करता है कि उनके बच्चे भी देश की सेवा करेंगे। 341 के अंदर अनुसूचित जाति और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए है, माइनॉरिटी के भाइयों के लिए है। इस देश का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसने संविधान ने जिसको अधिकार न दिया हो। लेकिन ये झूठे लोग इस देश में उस कानून को लाना चाहते हैं। पद्मावती पिक्चर देख लेना, पद्मावती पिक्चर देख करके आपको राजा रतन सिंह याद आएंगे। राजा रतन सिंह अपनी पत्नी के साथ भी जिस कानून को आरएसएस भारत में लाना चाहता है, राजा रतन सिंह अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाए थे। जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा कानून कि एक राजा मजबूर हो जाए अपनी बीबी के साथ भी इंसाफ ना करो, जिस कानून को ये लाना चाहते हैं, इस देश के 97% लोग सड़कों पर होंगे। इसलिए भाइयों, ये चुनाव आखिरी है, इसके बाद केवल एक चुनाव होगा और उसमें ये आरएसएस के लोग सिगुपा उछालेंगे और ये कहेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक इलेक्शन ये है, अगर इस चुनाव में जरा सी भी गलती हो गई तो एक दूसरा चुनाव होगा, उसका नाम होगा 1 इलेक्शन 1 नेशन। एक देश और एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव के नाम पर यह होगा। आज अगर देश में 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं अकालियों की सरकार है, तो कहीं स्टालिन की सरकार है, यानी दूसरे दलों की भी सरकार है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी नंबर 1 पर है, पक्ष है, तो अखिलेश यादव 125 विधायकों के पास समाजवादी पार्टी विपक्ष है और मजबूती से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पर पूरे देश में अपनी सरकार बनाएंगे और उसके बाद संविधान को हटाने का काम करेंगे। उससे पहले ये जो चल रहा है आपको राशन देने का कार्यक्रम, बस 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, केवल 2 मिनट। ये राशन देने का काम बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अरे कोई ये थोड़ा ही दे रहे हैं। 1996 में नेताजी मुलायम सिंह यादव एचडी देवगौड़ा जी की सरकार में रक्षा मंत्री थे। बिहार का एक गरीब परिवार का बेटा जिसका नाम देवेंद्र प्रसाद था, रामविलास पासवान, देवेंद्र प्रसाद यादव, नेताजी मुलायम सिंह और देवगौड़ा, इन्होंने 1996 में यह बिल पास करवाया। इस देश के अंदर 3 किलो और 2 किलो जो राशन उस समय 10 किलो एक परिवार को दिया गया था। 1996 में नेताजी की अध्यक्षता में वो बिल पास हुआ था। आज ये लोग आपको फ्री क्यों दे रहे हैं? अरे फ्री पैसे में भी आपको नहीं मिलेगा भविष्य में। फ्री की इस बदमाशी और इस षड्यंत्र को समझ लो। जो कृषि कानून है, जो पंजाब के सिख भाई है, जो हरियाणा के किसान है, वो बार बार दिल्ली क्यों आ रहे हैं? इस खतरे को समझो। जो कृषि कानून है उसकी पहली धारा, उसका पहला कानून है एमएसपी खत्म। अगर भाइयों ये बताओ एमएसपी है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी इस देश का कानून यह कहता है जो भी किसान फसल तैयार करेगा सरकार उसका रेट तय करेगी। अगर बाजार में वो नहीं बिकेगा सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी खत्म कर चुकी है। और एमएसपी ये बताओ, सरकार खरीदती है किसान से तभी तो लोगों को देने का काम करती है राशन में। जब एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान से सरकार खरीदेगी नहीं, तो जनता को कहां से देने का काम होगा? यह केवल इसलिए चल रहा है कि अभी तो केवल हरियाणा और पंजाब का
किसान इसको सुनने का काम कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, कहीं भारत का मजदूर किसानों के साथ खड़ा ना हो जाए। इसलिए जो 2 रुपए किलो मिलता था वो इन्होंने लॉकडाउन और कोरोना की आड़ लेकर के इस देश में लोगों को फ्री देने का काम कर रहे। अरे भाइयों, ये तो भला हो हरियाणा और पंजाब के जाटों का और सरदारों का कि वो दिल्ली आकर के एमएसपी को बचाने का काम कर रहे हैं किसान। नहीं तो जिस दिन एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकार खरीदेगी नहीं तो आपको दे कहां से देगी? आप इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? और किसान का भी कोटा फिक्स होगा। अगर घर में 4 लोग हैं, केवल 8 कुंटल किसान को मिलेगा, बाकी सारा अडानी की मल्टीनेशनल कंपनी ले जाकर के अपने गोदाम में जमा होगी। मुजफ्फरनगर नहीं, गुजरात से लेकर लाहौर तक रेलवे के किनारे किनारे एक नई रेल की लाइन बिछाई जा रही है। लाहौर तक लगातार काम चल रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेके ये ईरान और इराक तक ले जाएंगे। अडानी का हर जिले में गोदाम होगा, सारा किसानों का माल वहां भरा जाएगा। किसान ना तो जनता को दे पाएगा, ना सरकार जनता को देगी। इस तरह से इस देश में भुखमरी पैदा करने की तैयारी चल रही है। जो इसको झूठ मानता है वो वीर सावरकर जो आरएसएस के नेता थे, उनकी किताब पंचो फोट पढ़ लो, उसमें क्लियर लिखा हुआ कि जिस दिन भी सत्ता हाथ लग जाए इस देश में भुखमरी पैदा कर दो, सारे शासन अपने पूंजीपतियों को दे दो। इसलिए मेरे भाइयों, ये चुनाव लास्ट है। और जो लोग 38 पार्टी नरेंद्र मोदी जी, 13 पार्टी राहुल गांधी जी और बहन जी कह रहे हम अकेले लड़ेंगे, इसलिए इस वोट को नाली में डालने से बचा ले हमारे दलित समाज के भाई भी, हमारे अकलियत के भाई भी। दलित समाज के लोगों के बीच में जाओ। नरेंद्र मोदी इतना डर रहे हैं कि वो 38 दलों का गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी 17 दलों के साथ मुकाबला कर रहे हैं अखिलेश जी के साथ मिलकर, और बहन जी हमारा वोट नाली में डलवाना चाहती है और अकेले लड़ करके पूरी पार्टी को तबाह और बर्बाद कर रही है। और इस देश के संविधान पर जो खतरा है, एक शब्द इसके लिए बोलने का काम नहीं कर रही। इसलिए अपने वोट को अगर बचाना चाहते हो तो गठबंधन के साथ चलो। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, फिर लोग रह जाएंगे। मैं तोमर साहब से गुजारिश करूंगा कि तोमर जी से वो आ जाएं और अपनी बात रखें 1 मिनट में। और वो तो बहुत सीनियर लीडर हैं, वो 1 मिनट में ही रख देंगे बात, मुझे मालूम है। आज इस पवित्र भूमि मीरापुर में चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदर के योग अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस भाई का। आज सभा की अध्यक्षता कर रहे आदर के योग बड़े भाई पूर्व सांसद कादिर राणा जी, संचालन कर रहे हमारे युवा साथी जिया चौधरी जी, मंच पर विराजमान आदर के योग मीरापुर के सभी बहादुर अतुल प्रधान जी, हमारे सम्मानित विधायक रामअवतार सैनी जी और आपके प्रत्याशी दीपक सैनी जी और सभी सम्मानित मंच। बस मैं एक ही प्रार्थना आप लोगों से करता हूं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे, इसी के साथ अभी बड़े विस्तार से लोगों ने बात बताई, सब सम्मानित नेताओं ने आपको अपने विचार रखे। केवल एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, बड़े वरिष्ठ नेता आपके सामने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, हमारे बड़े सम्मानित भाई राजकुमार यादव जी और सम्मानित लोग हैं, सब आपको विस्तार से बताएंगे। बस एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इस देश की बात, देश में जब व्यक्ति पैदा होता, धर्म और जाति, पार्टी,
व्यक्ति परिवार के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। और आज आपका कर्तव्य बनता है इस देश को बचाने का। आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिस इंडिया गठबंधन पर आज आपके सामने प्रत्याशी दीपक यादव जी को उतारा है, मुजफ्फरनगर से नरेंद्र मलिक जी को उतारा है, तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है दूसरों को समझाना, अपने कर्तव्य का पालन करना। जो हमने सीखा है उसको निर्वाह करते हुए आपको साइकिल का चुनाव चिन्ह याद रखना है। और जिस धर्म और जाति से आज देश का बंटवारा किया जा रहा है, इस देश को बचाना है। और ये लड़ाई आप लोगों को अपने सम्मान के लिए लड़नी है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़नी है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं एक नारे के साथ, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। जय हिंद, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे बीच में पुरकाजी से नसीम चेयरमैन जी भी हैं, डिप्टी पाल जी भी हैं, नरेंद्र जी भी हैं, हरी कृष्ण खटीक हस्तिनापुर से भी आए हुए हैं। और हमारे बीच में सबके चाहते अतुल प्रधान जी, जो युवा दिलों की धड़कन है, मैं अपील करना चाहूंगा कि अतुल प्रधान जी भी आए और इस मंच के माध्यम से कुछ संदेश दें। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मंजिल की, मुसाफिर बस मेहनत कर, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। अतुल प्रधान जी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं, मैं उसके बाद संबोधन अपना करूंगा। लेकिन साथियों कहूंगा गाना चला दे पार्टी का। कौन है भाई यहां पे माइक पे? गाना पार्टी का चलाओ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चलाओ। नहीं, गाना चलाओ, गाना चलवा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है, जनता पुकारती है, जनता पुकारती है, ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर अखिलेश यादव, चलाओ गाना। युवा शक्ति के युवा खून में तपने सच्चे घोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। यूपी मेरा दीन धर्म है। इंडिया गठबंधन वाला चलाओ तो, इंडिया गठबंधन वाला यूपी है, इंडिया गठबंधन। करूं न्योछावर मैं यूपी पर। अभी थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे, नजदीक जाओ। जोश दिखना चाहिए सब में, मीरापुर वालों में मजबूत। भाई जोर से बोलना, हाथ उठा के। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। कोई भी चला दो यार, इंडिया गठबंधन वाला शुरू में चला दो, जो उसके बाद वो आएंगे। चलवा रहे गाना यार। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, दीपक सैनी, कादिर राणा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। भाई जोर का बोलो, जोर का। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। भाई मीरापुर वाला जोर से बोल दो भाई। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।
मीरापुर वालों, बता दो आप कि आप अखिलेश जी के कितने बड़े दीवाने हैं। एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जोर से बोलो भाई, अखिलेश यादव। गाना चला दो भाई, गाना चला दो लड़के। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। मैं 1-2 मिनट में बात अपनी कह के खत्म कर दूंगा। हम लोग इस ऐतिहासिक सरजमी पर, यह मुजफ्फरनगर का ऐसा क्षेत्र है जो गंगा जमुनी तहजीब का एक ऐसा एरिया है जिसने हमेशा मिठास घोलने का काम किया। मैं इस मुजफ्फरनगर की धरती पर, इस बिजनौर की लोकसभा के क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने गरीब के बेटे को, एक अति पिछड़ी जात के लड़के को, एक आपके बीच के व्यक्ति को, दीपक सैनी को टिकट देने का काम किया। यह पहचान समाजवादी पार्टी की हमेशा रही है। मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करते हुए, चूंकि इस समय आप सब अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सुनना चाहते हैं। मंच पर जितने साथी बैठे हैं, विधायक हो, सांसद हो या अपने दीपक सैनी हो, मैं सबका धन्यवाद करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ए मीरापुर के लोगों, यह ऐसा क्षेत्र है जिसने 2022 में समाजवादी पार्टी को मजबूती से जिताने का काम किया। इस समय आपके बीच में 2 शक्तियां आमने सामने हैं। एक ऐसी शक्ति है जो तोड़ने का काम करती है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष बोल रहे थे कि पुलिस समाजवादी पार्टी के लोगों को यहां अंदर आने से रोक रही है। यह पुलिस का काम, इस समय पुलिस का काम क्या है? कोई थाना, कोई तहसील ऐसा हो गया है कि वो सिर्फ दलाली का अड्डा है। ए मीरापुर के लोगों, ध्यान रखना उस समय यह इंडिया गठबंधन जिसको जिताने का काम आपको करना है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में हैं। बस 1-2 नारे लगवाकर आपसे खत्म कर दूंगा। एक बार दोनों हाथ उठा के नारे लगाइए, अखिलेश यादव। दोनों हाथ उठा के बोलो भाई, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगले कार्यक्रम में भी जाना है, समय कम है। मैं सीधे जो है हमारे प्रत्याशी महोदय जो हैं, लोकसभा बिजनौर के शानदार प्रत्याशी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया, इसका ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है। मैं दीपक सैनी साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपने लिए अपील करें। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिजनौर लोकसभा की मीरापुर की धरती पर आगमन पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे सम्मानित संचालनकर्ता जी और सभी सम्मानित मंच। सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे पीडीए के तहत एक पिछड़े समाज में
जन्म लिए युवा को अपना आशीर्वाद देकर बिजनौर से क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका दिया और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझ पर भरोसा जताया। आज देश की 76 साल आजादी के 76 साल बाद देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। ये 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। यही वो चुनाव है जो देश की दिशा पर निर्भर करता है, जो देश की दिशा तय करता है। और ये पूरा चुनाव आप लोगों के निर्णय पे है कि आप लोग क्या निर्णय लेते हैं। आप लोगों ने अगर 2024 में कोई गलत निर्णय लिया तो देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो जाएगा। पिछले 10 सालों से जो भाजपा सरकार केंद्र में है वो किसानों की दुगनी आय करने की गारंटी लेकर आई थी, मोदी गारंटी लेकर आई थी। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? जो उनकी आय थी वो भी आवारा पशु खा रहे हैं। नौजवानों को 2022 तक 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी रोजगार देने का वादा करा था। मिली नौकरी किसी को? पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में जितने पेपर लीक होने का रिकॉर्ड हो गया हुआ देखा कभी? अभी पुलिस की वैकेंसी हुई थी, किसने दिया था एग्जाम? तो यही जोश, यही विरोध दिखाना है, यही मौका है आप लोगों के पास भाजपा सरकार को खाड़ फेंकने के लिए। नौकरी मिल चाहिए, युवाओं से बात कर रहा हूं मैं अपने। नौकरी चाहिए युवा भाइयों, चाहिए? भाजपा सरकार हटाओ, नौकरी पाओ। इस तानाशाही सरकार को खाड़ फेंकने का समय आ गया है। यही वो चुनाव है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 2024 का ही चुनाव है। हमारे किसान भाई, गरीब भाई, व्यापारी भाई और देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा इस सरकार से प्रताड़ित है, झूठी सरकार से प्रताड़ित है। ये नफरत फैलाने वाली सरकार है। बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं मैं, ये हमारा देश गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सभी धर्मों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आपस में भाईचारा बना के रखें और इसी भाईचारे के साथ सिर्फ बिजनौर लोकसभा ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इंडिया में एक एक लोग, एक एक समाज, एक एक सभी धर्म, सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को जिताकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के सभी संयुक्त दलों को मजबूत करने का काम करें। ये 2024 का चुनाव आप लोगों पे दिशा निर्भर करेगा, आप लोगों का भविष्य का है। ये किसानों की फसल और युवाओं की नस्ल बचाने का चुनाव है। ये इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेना। और मैं आप सब लोगों के बीच आ रहा हूं, आता रहूंगा, बातें होती रहेंगी। आप लोग सुबह से जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके लिए बस ये पीडीए का नारा है। पीडीए के तहत टिकट हुआ है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भाई, आदिवासी भाई और अगड़ी जाति के सभी पिछड़े समाज के लोग। ये पीडीए ही, मैं अध्यक्ष जी मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि आज पंडाल में जितने लोग उपस्थित हैं इसमें पिछड़े समाज की, दलित समाज की, अल्पसंख्यक भाइयों की, अगड़ी जाति की बहुत अच्छी भागीदारी है। आज प्रशासन का थोड़ा सा रुख हमारे प्रति थोड़ा ज्यादा सख्त रहा है। लोगों को आने से रोका गया है, बैरिकेडिंग पर काफी परेशान करा गया है। तो प्रशासन से भी थोड़ा सा सहयोग की उम्मीद करना चाहेंगे, वरना हम समाजवादी वाले लोग संघर्षशील तो हैं ही। ठीक, सबका धन्यवाद। धन्यवाद सैनी साहब। आज के इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे पूर्व सांसद काजी राणा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो धन्यवाद अदा करेंगे। आदरणीय आज के सभा के सम्मानित इस चुनाव प्रचार के हीरा, चुनाव प्रचार के होनहार, हमारे बीच बैठे हुए माननीय अखिलेश राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के रूम में हमारे बीच में आए, हमारे बीच में बैठे हुए सम्मानित मंच, सम्मानित नेतागण, सम्मानित प्रदेश के बंधुओं, सम्मानित मेरे माताओं बहनों, आज मैं ज्यादा बीच में आपके नहीं बोलना चाहूंगा, क्यों मैंने अपना सारा कीमती समय अपने राष्ट्रीय पार्टी के नेता को दे दिया, माननीय अखिलेश जी को। पर साथियों आपसे कहना चाहूंगा, आपकी ईद हुई है साथियों। ईद कौन सी तारीख की हुई है ये बता दो, हाथ उठा के साथियों। ईद कौन सी तारीख की थी? 11 की थी ना साथियों। एक ईद और आने वाली है, आपको जो देश की
तकदीर और तकदीर को बदलने का काम करेगी। साथियों, वो 19 तारीख है। ये मेरे नौजवान साथियों, अति पिछड़ों, अति बैकवर्डों, अति हर समाज के लोगों, सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, ज्यादा ना कहकर आके 19 वाली तारीख को एक वोट डालकर हाथ उठा के बता दो साथियों, जिताने का काम करेंगे नहीं करेंगे। साथियों, आपने यहां से मीरापुर से पहले भी जिताया था साथियों, मीरापुर से जिताकर भेजने का काम किया था। आज हमारे बीच नहीं है, पर साथियों भूलना नहीं है, एक वोट अपने माने हमारे बीच नहीं है। माने मुलायम सिंह यादव जी, आज उनकी बहानी के और एक उनकी आत्मा के लिए एक वोट आप लोगों से मांगना चाहता हूं। हाथ उठा के बता दो सर, समाज देने का काम करेंगे नहीं साथियों। यही मेरी बात। जय हिंद, जय खुदा। शुक्रिया सांसद जी। अब मैं अपने महबूब नेता, किसानों के नेता, देश के नेता, युवाओं के नेता, अगड़ों और पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, अल्पसंख्यकों के नेता और देश की उम्मीद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, विपक्ष के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के हमारे नौजवान प्रत्याशी दीपक सैनी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद कादिर राणा, समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष जिया चौधरी जी, विधायक रामअवतार सैनी, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव जी, हमारे समाजवादी पार्टी के हाजी लियाकत साहब, महाराजुद्दीन साहब, प्रभुदयाल वाल्मीकि जी, श्यामलाल सैनी जी, सत्येंद्र सैनी जी, विधायक अतुल प्रधान, विधायक आशु मलिक जी, मंच पर उपस्थित नरवेश सिंह खालसा जी, किशोर वाल्मीकि, हरिभूषण खटीक जी और बहुत सारे साथी, हमारे संगठन के अध्यक्ष फहद ललतेज जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं। यहां पर उपस्थित इस चुनावी जनसभा में सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां गर्मी है और लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है और वोट डालने का समय भी अब कुछ बचा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के सभी नेता और काफी दलों के वरिष्ठ नेता आपके बीच में बहुत सारी बातें और अपना पक्ष रख चुके हैं। उसी बीच में हम सब लोग आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान साथी दीपक सैनी जी को अपना एक एक वोट दे करके इन्हें जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूं। ये चुनाव 2024 का देश का विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रास्ते पर देश को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें दिखाई दे रही हैं
जो संविधान से दिए हुए अधिकारों को एक एक कर करके हमसे अधिकार छीन रहे हैं। और ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में अलग इसलिए है कि याद कीजिए, हमने और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के बाद एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, आप जानते होंगे। इसलिए इस बार जो 2024 में ये संविधान मंथन होने जा रहा है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके बीच का चुनाव है। आपने विरोधी पार्टी के लोगों की भाषा सुनी होगी, और जो सत्ता में हैं उनकी भाषा तो पता नहीं कहां से सीख करके आए हैं। उनकी अगर हम भाषा सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसे संविधान और जो संविधान की शपथ लेकर के बैठा है उसकी भाषा है। उनकी भाषा हमें और आपको डरा रही है, मौकों पर डराते हैं हमें और आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जितने बड़े पद पे हो उसको उतना ही विनम्र हो जाना चाहिए, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तब हमारा संविधान से हमें और आपको अधिकार मिलेंगे। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि संविधान कैसे खत्म हो जाएगा, अधिकार हमारे कैसे छिन जाएंगे। आपने हमने बहुत करीब से देखा है। 2022 के चुनाव से पहले याद होगा, पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे, धरने पर थे, सालों साल बैठे रहे। वो अपनी मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। जो 3 काले कानून आए हैं, ये हम 3 काले कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने वो समय देखा जिस समय फोर्स को आगे कर करके सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा करके सड़कों पर कील लगवा दी, पक्की आरसीसी की बैरिकेडिंग करवा दी, दीवार बनवा दी आरसीसी की, और किसान को वो दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए नहीं आने देना चाहते थे। जितने दिन आंदोलन चला, सर्दी में, गर्मी में, परेशानियों में, जो आंकड़े बताते हैं लगभग 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें पता लगा कि किसान उनके खिलाफ खड़ा है, पूरा पंजाब हरियाणा उनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश का किसान खिलाफ खड़ा है। उन्होंने डर करके 3 काले कानून वापस ले लिए, और 3 काले कानून को कहा कि अब नहीं लागू होंगे। सोचिए, कभी ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो बताओ काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे? किसान भाइयों, ये बताओ आप। अगर 400 जीत गए तो हमारे आपकी खेती, खेत में पैदा होने वाली चीज, जितनी भी फसलें हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे। अभी मैं सुन रहा था, देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने भंडारण तैयार करा दिया है, देश का सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारण किसानों के लिए, फसल के लिए तैयार करा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सरकारी भंडारण नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के भंडारण हैं। वो आपकी फसल को, आपकी पैदावार को मनचाही कीमत पे खरीद करके बाजार में मुनाफा कमाने के लिए भंडारण बना रहे हैं। आज फसल तैयार है, बहुत सी जगह किसान अपना गेहूं लेकर के गया, बताओ क्या एमएसपी मिल गई किसान को? ये सरकार दबाव बना रही है, ऐसे इंतजाम कर रही है कि आपको अपनी फसल की कीमत नहीं मिले।
इसलिए हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है, अभी हमने अपना अधिकार पत्र जारी किया है जनता की मांग का, और तय किया है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, आप किसान भाइयों को एमएसपी का अधिकार देकर के हर फसल का एमएसपी दिलाने का काम ये इंडिया गठबंधन करेगा। हमें आपने जो भी पढ़ा वो यही अखबार में पढ़ा कि INDIA इंडिया होता है। जो लोग थोड़ी बहुत ABCD जानते होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे, हम आप तो INDIA को इंडिया पढ़ते हैं, और बीजेपी वाले बताओ क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं इंडी गठबंधन। INDIA इंडिया होता है कि इंडी होता है? तो सोचिए, जो लोग इंडिया को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंडिया के लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें इस लोकसभा में कौन वोट देने जा रहा है? और तब इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 1 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। बताएं बीजेपी वाले लोग जो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, बताओ 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है कि नहीं की है? जहां किसान दुखी है, नाराज है, वहीं ये सरकार हमारे नौजवानों के साथ भी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम जानते हैं यहाँ के नौजवान जब हम मुजफ्फरनगर आए थे, उस समय पुलिस की भर्ती का परीक्षा देकर के आए थे। मैं जहां जाता था उन 2 दिनों में हर जगह नौजवान अपनी तख्ती लेकर के खड़ा हो जाता था, कहता था कि परीक्षा कैंसिल हो, परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सोचिए आप, जो सरकार ये दावा कर रही थी क्या वो पेपर लीक नहीं हो सकता है, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं पुलिस की भर्ती का, ऐसा इंतजाम किया है कि इंतजाम में कोई भी नकल नहीं कर पाएगा और सुरक्षित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 दिन कराई और पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, और ये पुलिस भर्ती का पहला पेपर लीक नहीं था। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, डिग्री हासिल करे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में जा रहे होंगे, वो जानते होंगे एक एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार की, सब में पेपर लीक हो गया। यहां भी मुख्यमंत्री आए होंगे, देश के प्रधानमंत्री आए होंगे आसपास, क्या बताओ पेपर लीक के बारे में उन्होंने कुछ कहा? क्या पेपर लीक के लिए उन्होंने नौजवानों को कोई नौकरी की सलाह दी कि नौकरी मिलेगी उन्हें? कोई सलाह नहीं दी। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पेपर लीक हो रहे हैं। और कैसी सरकार है जो लीक हो रहे हैं, उसमें लीक कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, परीक्षा कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, और ये पेपर जानबूझ करके लीक करा रहे हैं क्योंकि ये नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक इसलिए कराया जा रहा है जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये लीक वाले इस बार नौजवान तैयार हैं, और हमें तो ये लगता है कि इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे, इन्हें पूरी तरीके से निपटाने का काम करेंगे। और हमने तो गणित बताया इन्हें, छात्र नौजवानों वाला, और आप लोग भी गणित समझ लीजिए। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, तो अगर 60 लाख नौजवान, उनके घर परिवार के केवल माता पिता को हम जोड़ लें, 3 लोगों को गिन लें, अगर हम 60 लाख का गुणा हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। वो यही 1 करोड़ 80 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनका परिवार प्रभावित हुआ है केवल परीक्षाओं के पेपर लीक से,
और 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? ये 400 पार नहीं, इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इन्हें 400 सीटें हराने का काम करेगा। ये 400 हारने जा रहे हैं। और फिर ये सरकार, इनके नेता आपने देखा होगा, अपना भाषण शुरू करते हैं, भारत माता की जय हो। हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। कोई इस देश का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो देश के प्रति प्रेम न रखता हो, देश को मजबूत नहीं बनाना चाहता हो, अपनी सीमाओं को सुरक्षित न रखना चाहता हो। लेकिन सोचिए, यही सरकार जिसने एक फैसले से फौज की भर्ती को, जो पूरे जीवन हमारा नौजवान नौकरी करता था, वर्दी पहन करके सम्मान पाता था, इस सरकार ने फैसला लिया और हमारी फौज की नौकरी को अग्निवीर में बदल दिया। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, तो ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये व्यवस्था खत्म होगी। और कभी कभी ये खाकी वर्दी वाले भी सोचते हैं, कुछ कुछ हमें डराते हैं हम लोगों को। ये समझ लें कि अभी तो दिल्ली वालों ने फौज की भर्ती 4 साल की कर दी। हो सकता है ये सरकार में आ गए और 400 जीत गए तो ये खाकी वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। बताओ 3 साल के बाद क्या करोगे? चल करके खेत में किसको रोकोगे? किसी को पता था? बताओ, किसी को पता था कि फौज की भर्ती 4 साल की हो जाएगी? बताओ, आप में से किसी को पता था क्या? हमारी ये पुलिस वाले बताएं जो सुरक्षा में लगे थे 60 लाख बच्चों की भर्ती कराने के लिए, ये सब ड्यूटी पे थे। क्या इनको पता था पेपर लीक हो जाएगा? ये सरकार ने पेपर लीक किया है और सरकार ने पेपर लीक कराया है। ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं इसलिए पेपर लीक कराया है। और फिर बताओ, चंदा वसूला गया? ऐसा चंदा किसी ने वसूला? हम और आप लोग कितने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल ने कभी ऐसा चंदा नहीं वसूला होगा जैसा बीजेपी ने वसूल लिया। सोचिए, जो कंपनी मुनाफा ही नहीं कमा रही, जिन कंपनियों का मुनाफा कम है, टर्नओवर कम है, वो अपने मुनाफे से 4 गुना ज्यादा बीजेपी के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। कोई सोच सकता है कि 1000 करोड़ चंदा लिया जा रहा हो? क्या आप क्या कल्पना कर सकते हो कि 1000 करोड़ रुपए लिए जा रहे हो चंदे के? किसी से 500 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 200 करोड़। और ये बीजेपी वाले घूम घूम करके कह रहे थे कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। बताओ, वैक्सीन वालों से इन्होंने पैसे वसूल लिए कि नहीं वसूल लिए? आपने सबने वैक्सीन लगवा ली होगी, तो अब तो हमारे जैसे हो आप भी। बताओ, चंदा वसूला इन्होंने कि नहीं वसूला? और ये जो आज महंगाई दिखाई दे रही है आपको, ये जो बाजारों में सामान लेने जा रहे हो, दवाइयां लेने जा रहे हो, ये आपके महंगाई इसलिए भी है कि इन्होंने चंदा वसूला है। जिन कंपनियों से चंदा वसूला इन्होंने, वही कंपनियां मनमानी मुनाफा कमा रही हैं। और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई है। 10 साल की अगर तुलना करोगे, महंगाई कहां पहुंचा दी आपकी? बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और कई मानकों में हम तो
दुनिया के दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। यही सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ अब रुपया कहां पहुंच गया? आपके पड़ोसी देशों से भी नीचे रुपया पहुंच गया। और बेरोजगारी कहां पहुंच गई? आसमान छू रही बेरोजगारी। जो सरकार भ्रष्टाचार पे न जाने क्या क्या काले धन पर लोगों को कह रही थी, जब मैं पिछले चुनाव में आया था, नोटबंदी के समय पर समाजवादी सरकार थी, उस समय मैंने बहुत बार कहा, आप लोगों से, जनता से भी कहा कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, लेन देन काला सफेद होता है। आज जितना लेन देन बीजेपी की सरकार में हो रहा, उतना कभी उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा। और कोई विभाग नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार न बढ़ गया हो। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे पुलिस के लोग तो बहुत समझदार लोग हैं। 100 नंबर व्यवस्था दी थी मैंने इन लोगों को, जिससे समय पर पहुंच जाए पुलिस और मदद करे गरीब की, किसान की। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, उसका नंबर बदल दिया, 100 का 112 कर दिया। और 112 से हमारी पुलिस को लगा कि उनका भी रेट अब बढ़ जाना चाहिए। बताओ भ्रष्टाचार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और जिन्होंने आज अखबार ध्यान से पढ़ा होगा, अभी तक तो ये जनता से वसूल लेते थे, ये वसूलते वसूलते इतने आजाद हो गए कि अब पुलिस से वसूल रही है पैसा। सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी की पुलिस कैसी बन गई कि पुलिस से पैसा वसूल रही है। और जब वो पुलिस का अधिकारी नहीं दे पाया पैसा, जब वो पैसा नहीं दे पाया, तो बताओ उसने गोली मार ली कि नहीं मार ली? गोली मार ली खुद को। ये जो बीजेपी वाले मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी कहानी बढ़ाते थे, गीली वाली कहानी। अभी बनारस में हम लोगों ने देखा, देश के जो प्रधान सांसद हैं उनकी लोकसभा में एक चौराहे पर इसी तरह हमारे खाकी वर्दी के सब इंस्पेक्टर ने किसी बीजेपी वाले को रोक लिया। सोचो बीजेपी वाले ने क्या किया था। वो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, बीजेपी के नेताओं ने उस खाकी पहने हुए सब इंस्पेक्टर की धुलाई कर दी। और ऐसी धुलाई नहीं की, उसे किक मार करके धुलाई कर दी। इतने ही लाते मारी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पुलिस को अपमानित किया है, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन्हें कौन बचा रहा है? उनके साथ कौन खड़ा है? ये बीजेपी वाले खड़े हैं। बीजेपी वालों को पूरी आजादी है कुछ भी करने में। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हमारे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। केवल हमारे आपके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े विधायक जो चुन करके गए, उन्हें भी लालच दे करके अपनी तरफ खींच लिया। पता नहीं कौन सा पैकेज मिला है विधायकों को और दलों को, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जमाना पैकेज का है। पता नहीं विधायकों को कौन सा पैकेज दे दिया गया जिससे हमें छोड़ के चले गए। आपने अपने वोट से जिताया, बताओ आपने अपने वोट से जिताया था कि नहीं जिताया? वो हमें धोखा नहीं देके गए, आपको धोखा दे के गए हैं। और आपके साथ साथ हमें भी धोखा दे गए। जाने कौन सा पैकेज मिला, जाने कौन सा पैकेज मिल गया। हम तो शतरंज नहीं जानते, न शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत शतरंज जानते हैं। लेकिन बीजेपी के घोड़े की ढाई चाल से वो दल कहां चला गया पता नहीं।
बीजेपी के ढाई घर की ढाई चाल से बताओ दल कहां चला गया। जिनसे लड़कर के हम लोगों ने उन्हें जिताया, आज पैकेज पाकर के उन्हीं के साथ खड़े हो गए। इसलिए ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी उसका भी चुनाव है। ये 400 लोकसभा जीत करके पता नहीं कौन सा संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं। उस संविधान में जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, और उस संविधान के तहत हमें आपको अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को ये छीन रही है। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके साथ कोई चला है उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये अपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं उनको खत्म कर करके अपने लिए इस्तेमाल कर करके लोगों पे दबाव बना रहे हैं। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनके माध्यम से दबाव बना रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। जबकि कोई भी सरकार में रहे उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि संस्था कमजोर नहीं हो, संस्था और मजबूत हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना ही हमारा आपका संविधान और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र से लेकर के, संविधान से लेकर के संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसी खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से नहीं हटे तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लेंगे। हमें आपको ये सरकार से कुछ नहीं दे रहे हैं, ना अस्पतालों में दवाई मिल रही, ना इलाज मिल रहा है, ना हमारे किसान को पैदावार की सही कीमत मिल पा रही है, ना हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल पा रहा है, ना ही हमारे मुसलमान भाई सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। ये सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आपके पास लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अपने वोट के अधिकार से इनको हम लोग हटाने का काम करें। बताओ, वोट से इनको हटाओगे कि नहीं हटाओगे आप लोग? हमारी आपसे अपील है कि इतनी लूट और झूठ किसी ने नहीं बोला होगा, इतनी लूट किसी ने नहीं की होगी, इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला। इन्होंने न जाने क्या क्या सपने दिखाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों को नौकरी मिल जाएगी, उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे। लेकिन 10 साल के बाद भी बताओ कितने घबराए हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। अगर 400 पार से और 400 सीटें जीत रहे होते तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हें जेल भेजना पड़ता झूठे मुकदमे लगा करके? बताओ, ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? अगर 400 पार होते तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजना पड़ता? ये 400 पार वाले घबराए हुए हैं। ये उसी पहलवान की तरह घबराए हुए हैं, जब मैदान में कुश्ती हारने लगता है तो पहलवान न जाने क्या क्या करने लगता है। कुश्ती जीतने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाता है। इसलिए आप सबसे हम अपील करने आए हैं, ये हमारे पश्चिम की जो हवा चल रही है, जो इस इलाके से हवा चल करके जा रही है, ये परिवर्तन की हवा चल रही है। और इसलिए परिवर्तन की हवा चल रही है क्योंकि इस बार पीडीए के लोगों ने मन बना लिया है कि इन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सफाया करेंगे। अगर उनके पास एनडीए परिवार है, अगर उनके पास एनडीए परिवार है तो हमारे आपके पास पीडीए परिवार है, पीडीए परिवार है। और पीडीए परिवार इतना बड़ा है कि अगर वोट डाल देगा पीडीए परिवार मिलकर के तो दीपक सैनी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे बिजनौर लोकसभा से। और बिजनौर लोकसभा के हमारे जितने वोटर हैं
उनकी जिम्मेदारी इस विधानसभा को तो जिताने की है ही है, लेकिन इस बार तो पूरा उत्तर प्रदेश जान गया, अब तो सब जान गए कि मुजफ्फरनगर भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, कैराना भी जीत रही है समाजवादी पार्टी। आपके आगे चले जाओ, नगीना से लेकर के और मेरठ जो दूसरे चरण में वोट पड़ने जा रहा है, बागपत तक समाजवादी पार्टी जीत रही है। और जो लोग हमारे साथ रुपया बन गए थे, वो घोड़े की ढाई चाल से किधर गिरे जाकर के किसी को नहीं पता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए, निवेदन करने आए हैं कि हमारे दीपक सैनी जी नौजवान साथी हैं, इनकी मदद करना, आप लोग सहयोग करना, इनका एक एक वोट इनको दिलाने का काम करना। इनकी मदद करोगे आप सब लोग? ये जीतेंगे तो संविधान की मदद होगी, बचाने का काम होगा। और इस बार तो उत्तर प्रदेश में ये इंडिया गठबंधन कमाल करने जा रहा है, परिणाम भी कुछ नए आने जा रहे हैं, नए। ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि यूपी के लोग जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो बहुत धूमधाम से विदाई होगी इनकी। जो लोग 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहां चले गए हैं। इसलिए मदद करिए और एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर देना, यही निवेदन, यही करने मैं आपसे आया। बहुत बहुत